आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेके आ गए हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाला है नेक्स्ट जो भी हमारा कंटेंट जो हम ख़त्म किए थे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन था ना, लास्ट में आंसर ये आया था, यहाँ तक हम क्वेश्चन ख़त्म किए थे। नेक्स्ट हम इसके बाद की क्वेश्चंस को और कंसेप्ट्स को देखेंगे, जहाँ पर हम बहुत सारे कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले तो हम इस नोट्स को देख लेंगे। यहाँ पर ये वाला देखिए नोट जो है, ये नोट में कुछ 11th का बेसिक वेक्टर का कंसेप्ट लिखा हुआ है, जो आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा। देखिए वेक्टर रिजल्टिंग ऑफ फोर्सेस, अगर बहुत सारा फोर्सेस है और उसका वेक्टर फॉर्म दिया गया है, तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन करना है। क्या करना है? वेक्टर एडिशन। देखिए वेक्टर एडिशन किया गया है इस फॉर्मूला में, और यहाँ पे फॉर्मूला निकाला गया है एफ नेट इक्वल टू दिस। अब ये नोट क्यों है? ये नोट इसलिए है कि अगर कोई 11th में अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उसका कंसेप्ट वीक है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो भूल गए हैं, तो उनके लिए नोट रिकॉल करवाएगा वो वाला कंसेप्ट्स जो यहाँ पर अप्लाई होगा इस चैप्टर में, और 12th की बाकी सब चैप्टर्स में जो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा जो भी चैप्टर्स, और वो बेसिक कंसेप्ट्स क्या होगा, ये वाला कंसेप्ट्स होगा। अनदर जो भी कंसेप्ट्स होगा उसका नोट आपको ऐसे साइड में मिल जाएगा, जिससे आप कंसेप्ट को क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो देखिए ये हो गया पहला फॉर्मूला जो वेक्टर में, ये क्या आता है, कहाँ पर आता है, वेक्टर में आता है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर वेक्टर में, ये वेक्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये पहला हो गया यहाँ तक। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपके पास देखिए, फॉर रिजल्टेंट टू फोर्सेस। मान लीजिए दो फोर्स है, यहाँ पर एक ये वाला फोर्स है और दूसरा ये फोर्स है। अब इस दोनों फोर्स के बीच में मान लीजिए कुछ एंगल है फाई। ठीक है, यहाँ पर जो फाई एंगल है, और साथ ही साथ इसका कुछ एफ नेट आ रहा है जो यहाँ पर ऐसे मान लो आ रहा है। ठीक है, मतलब नेट फोर्स आ रहा है, ये दोनों फोर्स का नेट फोर्स। ठीक है, ये मान लो F1 है और दिस इज़ द F2। सो इस दोनों बीच से आपका एफ नेट निकलता है, और ये दोनों वेक्टर्स, जो ये दो वेक्टर्स है, इस दो वेक्टर्स के बीच में जो फाई है, मतलब जो एंगल है वो फाई है। ठीक है, दिस इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, अब अगर ऐसा कंडीशन होगा तो यहाँ पर आप एफ नेट को देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एफ नेट अगर आप कैलकुलेट करोगे और उसका मॉड वैल्यू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस फाई। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख रहा हूँ। एफ नेट अगर कैलकुलेट करना चाहते हो और उसका मॉड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा रूट के अंदर F1 स्क्वायर, मतलब इस डायग्राम को रेफर कीजिएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होगा आपके पास, 2F1 F2 कॉस फाई। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द फॉर्मूला, ये वाला है फॉर्मूला। अब फाई क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन बोथ आर जॉइंट हेड टू हेड और टेल टू टेल। अब हेड टू हेड जॉइंट करो ऐसे तरीके से, तो इसके बीच में छोटा सा एंगल कौन सा बन रहा है, छोटा एंगल यही तो बन रहा है, तो ये एंगल लेना पड़ेगा, स्मॉलर एंगल बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मॉलर एंगल है। और अगर टेल टू टेल, अगर इसको आप जस्ट शिफ्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ से ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, और यहाँ से ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये मान लो यहाँ पर, तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज़ फाई। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल को ही फाई डिनोट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर
टेन थीटा वन। अब थीटा वन थीटा टू क्या है, ये जो दो वेक्टर्स था दोनों के बीच में एफ नेट था, तो एफ नेट और ये पहला वाला वेक्टर, इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो मान लीजिए फाई वन है, सॉरी थीटा वन है, ठीक है, थीटा वन है। और ये एंगल जहाँ पर एफ टू और एफ नेट, ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो मान लो क्या है, थीटा टू है। तो ये दोनों एंगल यहाँ पर ऐसे तरीके से डिफाइन किया गया है। तब हम टेन थीटा वन निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ टू साइन फाई बाई एफ वन प्लस एफ टू कॉस फाई। अब इस फॉर्मूला को याद कैसे रखते हैं, इस फॉर्मूला को याद करने के लिए आप ऐसे तरीके से याद कर सकते हो कि जो एफ वन है, इस एफ वन और ये बेस वाला वेक्टर एफ टू, इसके बेसिस में इसका कंपोनेंट से इसका कंपोनेंट डिवीज़न कर देते हैं, जहाँ पर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमें पता है फाई, ठीक है, एफ वन और एफ टू के बीच में एंगल फाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि ये जो एफ वन है इसका यहाँ पर कंपोनेंट क्या आएगा, एफ वन कॉस फाई, ठीक है, और ऊपर कैसा कौन सा कंपोनेंट होगा, ऊपर कंपोनेंट होगा एफ वन साइन फाई, एफ वन साइन फाई। तो क्या हो गया, देखो ये वाला कंपोनेंट गायब हो गया, ये वाला वेक्टर गायब हो गया, तो एफ वन साइन फाई और ये वाला। तो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा कैलकुलेट करोगे तो टेन थीटा वन कैलकुलेट करो, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टेन थीटा वन ये वाला, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर टेन थीटा वन आप देख सकते हो, अच्छा नीचे वाला एंगल को टेन थीटा वन रखा गया है, ठीक है, तो नीचे वाला एंगल है, मतलब ये वाला टेन थीटा वन है, ये टेन थीटा टू है। तो टेन थीटा वन इसके बेसिस में अगर आप इसको तोड़ोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ये वाला देखिए एफ साइन फाई इसके अलोंग आता है ना, तो यहाँ पर एक आपके पास ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, ये वाला एंगल होगा थीटा वन, ये वाला क्या होगा इसके अलोंग, सो ये वाला हो जाएगा एफ वन साइन फाई, और ये नीचे वाला क्या होगा, देखो एफ टू तो था, साथ ही साथ एफ वन साइन फाई भी आ गया, तो ये नीचे वाला क्या होगा, ये होगा एफ टू प्लस एफ वन साइन फाई, नहीं एफ वन कॉस फाई, सॉरी एफ वन कॉस फाई। सो इससे आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि एफ वन साइन फाई क्या होता है। आपको पता होगा कि ये वाला भी चीज़ आपको शायद पता होगा कि यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका ये, तो ये अगर थीटा है और ये एक्स और ये वाई है, तो आपको पता होगा कि टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा आपका क्या होता है, एक्स अपॉन वाई होता है ना, एक्स अपॉन वाई होता है। तो वही चीज़ है कि मतलब ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो देखो ये परपेंडिकुलर है एफ वन साइन फाई, और नीचे वाला बेस है एफ टू प्लस एफ वन कॉस फाई। तो ये भी यही फॉर्मूला आ रहा है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, अच्छा यहाँ पर एफ टू लिखा गया, मतलब ऊपर वाला को एफ टू माना गया, देखिए ये वाला ऊपर वाला को एफ टू माना गया था, तो हम एफ वन लिख लेते इसलिए, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, एफ टू, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से जो मैं अभी दिखाया, एफ टू साइन फाई अपॉन में एफ वन प्लस एफ टू कॉस फाई। आप ऐसे याद रख सकते हो। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, आप एक मिनट रुक जाइए, फाई है ना, हाँ ऊपर एफ टू था, ये देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है और इस दोनों के बीच में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाई है, ये एफ टू है, ठीक है, और ये वाला एफ वन है। सो एफ टू साइन फाई आता है नीचे, एफ टू कॉस फाई आता है नीचे, और एफ टू साइन फाई ऊपर। सो ये वाला क्या हो गया, एफ टू साइन फाई, और नीचे क्या आएगा, एफ वन प्लस एफ टू कॉस फाई। सो आपका फॉर्मूला में पहले आएगा एफ टू साइन फाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और दिस इज़ द बेस। सो ये क्या आएगा, ये आएगा एफ वन प्लस एफ टू कॉस फाई। तो देखिए यही है, ठीक है, एफ टू साइन फाई
नीचे F1 प्लस F2 cos फाई। तो ऐसे तरीके से फॉर्मूला को हम देख सकते हैं। सेम तरीके से आप tan थीटा 2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, F1 के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि ऊपर में आपके पास F2 था, नीचे F1 था। सो आप और आपके पास F नेट, तो ये वाला एंगल था क्या, थीटा 2, तो तब आपको ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी इसके बेसिस में आप कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इसको कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास, यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब ये वेक्टर का कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेसिक है, ठीक है। ये जो भी है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th की, ठीक है। अगर आप क्लास 12th में हो तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये पेटेंटेड क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा बेसिक भी है इस चैप्टर का, क्योंकि हर एक जगह पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, हर एक बुक में। जहाँ पर आपका दो चार्ज होता है, दो चार्ज फिक्स्ड होता है, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है। अब क्या होता है, अब आपके पास यहाँ पर बताया जाता है, आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज which is to be placed along the line joining the two charges such that it stays in equilibrium। मतलब आपके पास दो चार्ज है, यहाँ पर दो चार्ज है, ये वाला और ये वाला, नहीं, यहाँ पर दो चार्ज है आपके पास, क्या क्या है, ये वाला, यहाँ पर ये चार्ज है और ये चार्ज, ये दो चार्ज है, और दो चार्ज के बीच में एक चार्ज को रखना है, मतलब बीच में भी रख सकते हो, नहीं तो आप इस लाइन, मतलब ये जो लाइन है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज, आप उस लाइन के कहीं पे भी आप एक ऐसा चार्ज को रखो जो सिमिलर बिहेवियर का है, मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और जो चार्ज को रखा जा रहा है वो भी पॉजिटिव है, और साथ ही साथ उस चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस लग रहा है, उस सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब जो एफ नेट होगा, एफ नेट ऑन द चार्ज, जो चार्ज आप उस लाइन जॉइनिंग के ऊपर रख रहे हो, उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब उसका टोटल उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। तो पहले आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, तो आप ट्राई कर लीजिएगा ये कैसे हम कर सकते हैं। हालांकि इस डायग्राम में थोड़ा सा हिंट दिया भी हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो आई थिंक आप कोशिश कर लिए होंगे। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो पिछला पेज में ही था, मतलब पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब एनालिसिस के अंदर में क्या होता है, देखिए पहले तो आपको दो फिक्स चार्ज जाना होगा, दिखना पड़ेगा कि ये वाला एक चार्ज है और ये वाला एक चार्ज, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। अब आपको क्या करना है, आपको एक तीसरी चार्ज को रखना है, ठीक है, ये वाला तीसरी, मान लो ये चार्ज क्या हम जो रख रहे हैं वो Q0 है, इस Q0 चार्ज को हम इस लाइन जॉइनिंग के ऊपर रखेंगे। अब कहाँ रखेंगे वो हम एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर तीन रीजन आ जाता है जहाँ पर हम रख सकते हैं। एक तो रीजन 1, जो रीजन 1 कहाँ आता है, जो रीजन 1 आता है आपके पास ये वाला, यहाँ से यहाँ तक हम इस यहाँ पर भी रख सकते हैं। एक रीजन आता है ये वाला रीजन दूसरा, और एक रीजन आता है इस दोनों के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। तो ये हो गया रीजन 2 ये वाला, ये हो गया रीजन 3, ठीक है, ये दोनों चार्ज के एक चार्ज के एकदम राइट में, और एक होता है आपके पास रीजन 1 जो इधर एकदम लेफ्ट में, ठीक है। तो अब हम इस तीनों रीजन के अंदर कहाँ रखने पे उस चार्ज, वो जो चार्ज रखना है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब उसके ऊपर जो भी नेट फोर्स है वो एफ नेट ज़ीरो होगा, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। हाँ, अब देखिए मान लीजिए रीजन 1 पे हम रख दिए चार्ज को,
ठीक है। अब रीजन 1 पे रखने पे क्या वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा? देखिए वो हम कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये चार्ज को रख दिया गया, अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, मैं पहले ही बता दें कि सेम बिहेवियर का है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, और ये चार्ज भी तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, तो ये भी रिपेल करेगा। तो देखिए दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन पे है, तो कोई भी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन पे होता है तो क्या उसका रिजल्टेंट ज़ीरो होता है? कभी नहीं होता है, वो ज़ीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर भी रख सकते हैं, रीजन 3 पे भी रख सकते हैं। क्या यहाँ पर ज़ीरो हो सकता है? देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रखा गया, पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा, तो दूर भगाएगा उससे, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी यहाँ पर आपके पास क्या करेगा? ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन पे, तो कभी ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर तो चार्ज नहीं रख सकते, मतलब रीजन 3 पे तो नहीं रख सकते, और रीजन 1 पे भी नहीं रख सकते। तो हमें कहाँ रखना है? हमें चार्ज को इस दोनों के बीच में रखना है। लेकिन याद रखना, तभी हम इसको बीच में रखेंगे जब ये दो चार्ज जो जिस बिहेवियर का है, मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव है और हम जो चार्ज को रख रहे हैं इस लाइन जॉइनिंग के ऊपर, वो भी अगर सेम बिहेवियर का हो, अगर ये पॉजिटिव हो, तभी हम इस दोनों पॉजिटिव के बीच में रखेंगे, एकदम बीच में। अब एकदम बीच में रखेंगे कि थोड़ा सा साइड करके रखेंगे, ये भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये हमें पता चल गया कि दोनों चार्ज के बीच में रखना पड़ेगा, ये हमें समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि ये दोनों चार्ज के बीच में तो रखेंगे, लेकिन कहाँ रखने वाले हैं? क्या 4 माइक्रोकूलम के थोड़ा सा, मतलब उसको उससे करीब रखेंगे? क्या 9 माइक्रोकूलम के थोड़ा सा करीब रखेंगे? क्या एकदम बीचों बीच में रखेंगे? तो पहली तो बात है, देखिए दो चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये 4 माइक्रोकूलम का है, मान लीजिए ये 4 यूनिट का है, और ये 9 यूनिट का है, तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? 9 यूनिट का ज़्यादा है। अब हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है? KQ1 Q2 अपॉन में R², जहाँ पर Q1 और Q2 मतलब दो जो चार्ज रहता है, मतलब ये Q1 है, ये Q2 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो मतलब जो चार्ज हम यहाँ पर रखेंगे ये दोनों जगह पे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगाया जा रहा है, मतलब Q0 चार्ज के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब 9 जो माइक्रोकूलम है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब वो ज़्यादा रिपेल करेगा, ज़्यादा उससे दूर भगाएगा। इसका मतलब जो चार्ज फैक्टर होता है इस फोर्स के अंदर, वो चार्ज फैक्टर में 9 माइक्रोकूलम जीत जाएगा। लेकिन हमें तो ये मैच को ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें तो उस Q0 चार्ज के ऊपर F नेट ज़ीरो करना है, मतलब सारे फोर्स को इक्वल करना है, मतलब ड्रॉ करना है मैच को। इसका मतलब हमें 9 माइक्रोकूलम जो चार्ज फैक्टर के केस में तो जीत जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस फैक्टर है उसके केस में जीतने देना नहीं है, क्योंकि तभी तो सब फोर्स सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा और ऑपोजिट होगा, तो तभी Q0 के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो ज़ीरो होगा, F नेट जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब है 9 माइक्रोकूलम के करीब नहीं रख सकते, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस फैक्टर के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, देखिए डिस्टेंस फैक्टर के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम चार्ज को यहाँ पर रख देते हैं तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा रिलेटिव टू दिस। तब क्या होगा? तब ये नेट फोर्स जो अगर यहाँ पर Q0 को रखा जाए तो नेट फोर्स इधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, मतलब ज़ीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हम लास्ट में क्या एनालाइज करके निकालें कि जो भी दो चार्ज रहेगा, जो ये एक हो गया 9 माइक्रोकूलम का 9 यूनिट का, और ये हो गया 4 यूनिट का। ठीक है, ये हो गया 4 यूनिट का।
इन दोनों के बीच में चार्ज को रखेंगे, लेकिन एकदम बीचों बीच में नहीं, 4 माइक्रो कूलम्ब के करीब रखेंगे, तभी वो डिस्टेंस फैक्टर में 4 माइक्रो कूलम्ब जीत पाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फैक्टर में तो 9 माइक्रो कूलम्ब ही जीतेगा। इसका मतलब क्या है, दो फोर्स बराबर हो जाएगा, और क्यू नॉट को अगर यहाँ पर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स 0 होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं पूरा डिटेल में समझाया, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद उसको रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा, मतलब एनालाइज करके रिजल्ट तो निकाल लिया। अब मान लेते हैं कुछ x डिस्टेंस दूर, कहाँ से, 4 माइक्रो कूलम्ब जो है, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 4 माइक्रो कूलम्ब से x डिस्टेंस दूर एक चार्ज को रखा गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम हमें क्या करना है, तो फोर्स को बराबर करना है। तो 4 माइक्रो कूलम्ब इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, और 9 माइक्रो कूलम्ब इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों को इक्वल करना है। बस दोनों को जब इक्वल कर देंगे तभी हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि x का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है। ठीक है, तो बस देखिए दोनों को इक्वल किया गया है, एफ नेट को 0 किया गया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो डायरेक्शन की बात करता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो तो हमें समझ में आ गया, इसलिए इस नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट हमें दोनों को इक्वल करना है। देखिए दोनों का मॉड को इक्वल करना है, यहाँ पर दिखाया गया है, दोनों का मॉड को इक्वल करना है। ठीक है, अब देखिए दोनों का मॉड को इक्वल कीजिए, देन कैलकुलेशन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर बात है कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनने वाला है। अब क्वाड्रेटिक बनना है मतलब 2 वैल्यू आएगा, 2 रूट आएगा x का। अब 2 रूट के अंदर आपको चूज़ करना है कौन सा रूट ज़्यादा होगा, मतलब कौन सा रूट अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा रूट सही होगा, हम यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके लिए वही कंसेप्ट लगेगा जो मैं इसके जस्ट पहले डिस्कस किया, जहाँ पर डिस्कस किया कि किसके करीब रहेगा। ठीक है, किसके करीब रहेगा, तो मैं आपको बताया कि 4 माइक्रो कूलम्ब के करीब रहेगा। मतलब अगर x का 2 वैल्यू आ रहा है तो 2 वैल्यू में से जो छोटा होगा उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, x का क्या क्या वैल्यू आया है, 2 आया है, और एक क्या आया है आपके पास -10 आया है। तो देखिए -10 माइनस तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर 10 आ रहा है, मतलब 10 तो बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी तो नहीं हो सकता, इसका मतलब 2 होगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पहले करने, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप इसको बार बार 2 3 4 बार देखिए और करिए, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये एकदम पेटेंटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एकदम पेटेंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर क्वेश्चन किए, ठीक है, ये क्वेश्चन का एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। ठीक है, हालांकि मैं ट्रिक को रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको देख सकते हो। ये ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए स्टार दिया गया है। अगर आप नोट्स डाउनलोड करते हो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार दिया गया है और इस स्टार को कहाँ पे कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कनेक्ट करना है, ये देखिए ये नेक्स्ट पेज पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक नोट है और नोट में क्या है, एक ट्रिक दिखाया गया है कि आप जस्ट ये जो लंबी कैलकुलेशन है इसको आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है, उसका कुछ कंडीशन याद रखना है और आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर क्या देखिए Q1 और Q2 है। ठीक है, अब बीच में एक चार्ज को रखना है, वो न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए, मतलब उसका ऊपर जो वो इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए, मतलब उसके ऊपर एफ नेट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है देखो, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब लाइक चार्ज होना चाहिए। मतलब जो फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ पर, ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तभी तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो लाइक चार्जेस होना चाहिए। और अगर इफ़ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव एंड Q नॉट ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है, और
हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर क्यू नॉट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, तो उसके कंडीशन पे वो फिर से उस जहाँ पर वो स्टेबल था, मतलब जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पे था, उस दिख ही फिर से भाग आएगा, उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कहते हैं। और अगर वो फिर से भाग जाए कुछ मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे, तो वो हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम जस्ट इसको याद रखें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और लाइक चार्जेस है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? देखिए, रूट अंडर Q1 अपॉन में, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, हाँ, रूट अंडर Q1 अपॉन में क्या होना चाहिए? रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा Q1 से, ये डिस्टेंस, और Q2 से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ऊपर में Q2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, हालांकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप जस्ट कंसेप्ट वाइज चलिए, तो आपको ज़्यादा हेडेक ले लेना पड़ेगा, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, और अगर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ही क्या है? Q1 Q2 पॉजिटिव होगा और Q0 नेगेटिव होगा। अब ऐसा नहीं कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव और ये बीच वाला नेगेटिव है तो यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो, यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को रखा गया, तो इसके ऊपर क्या इक्विलिब्रियम नहीं आएगा? हाँ आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये वाला अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला क्या करेगा? ये भी तो अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, दो वेक्टर तो अपोजिट ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम आ सकता है। लेकिन ये अगर पॉजिटिव होता तो इसका इक्विलिब्रियम का टाइप बदल जाता, मतलब अगर ये नेगेटिव है तब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहे जाएगा। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहे जाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव है और इसको अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर छोटा सा शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर नेगेटिव को रखा गया। अब इसके ऊपर फोर्स को एनालाइज कीजिए, इसके ऊपर फोर्स क्या आएगा? इसके ऊपर फोर्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव एक थोड़ा सा ज़्यादा छोटा फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो ये छोटा सा फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, ये वाला छोटा सा फोर्स। और ये पॉजिटिव इससे थोड़ा सा नज़दीक आ गया। अब नज़दीक आ गया मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दो चार्ज इक्वल है और दो चार्ज इक्वल नहीं है तब भी ऐसा ही होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो देखिए, ये फोर्स छोटा है, ये फोर्स बड़ा है, तो मतलब उसका नेट फोर्स तो कुछ आ गया ना, जो नेगेटिव, जो ज़ीरो नहीं है, जो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब ये थोड़ा सा शिफ्ट करने पे वापस तो जाएगा लेकिन इस पॉइंट पे नहीं आएगा, ठीक है, ये अनस्टेबल हो गया। तो दिस इज़ द कंसेप्ट, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पर थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, ये इधर ही आएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा गलत कर दिया क्या? हाँ, थोड़ा सा गलत यहाँ पर इंटरप्रेट कर दिया। देखिए, थोड़ा सा ये फोर्सेस का साइन गलत हो गया, इसलिए ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा, और ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि एक नज़दीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव एक अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए इसका फोर्स छोटा सा लगा पाएगा। तो इसका नेट फोर्स इधर होगा, दिस इज़ द नेट फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा? ये भाग जाएगा, देखिए इधर भाग जा रहा है, इधर भाग जा रहा है, तो इससे जाने से क्या होगा? ये इस पॉइंट पे तो कभी भी नहीं आ पाएगा ना, जिस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे था। तो इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहे जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वही बात है कि इस पॉइंट पे आ जाना उसके लिए पॉसिबल है, क्योंकि वो इधर आएगा, ये पॉजिटिव है, दिस इज़ द ऑल्सो पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इससे डिस्टेंस तो कम है लेकिन ये इधर पुल करेगा, तो उसको क्या करेगा? पुल करेगा, मतलब उस पॉइंट पे फिर से उस पॉइंट के डायरेक्शन पे ही भेज देगा। और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब क्या होगा? वो फोर्स तो कम होगा, तो इसका एक नेट फोर्स आ जाएगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा, दिस इज़ द एफ नेट का डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा? ये जिस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे था उस पॉइंट पे वापस जाने का एक चांस बन रहा है,
तो इससे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ टू इक्विलिब्रियम। लेकिन ये तो एक अलग कंसेप्ट होगा और इस चीज़ के अंदर इसका जिक्र है, इसलिए मैं इसको बता दिया। ये सेपरेट दो कंसेप्ट था कि इक्विलिब्रियम दो टाइप होता है, अनस्टेबल एंड स्टेबल। तो ये आप फिर से आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर समझा दिया। लेकिन यहाँ पर मैं जो पॉइंट जो हमारा था वो था कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, मतलब जो एक ये कंसेप्ट आता है उसका एक फार्मूला भी आता है। इस फार्मूला को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप इसको रटना चाहते हो, मतलब इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स जो क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर में ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक्स है, मतलब जो हम प्रीवियस कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स देखे थे यहाँ पर भी और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे। जहाँ पर पहला आता है कि मान लो दो फोर्स है और दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। फोर्स मान लो वेक्टर, मतलब फोर्स तो यहाँ पर फोर्स नहीं बताऊँगा, लेकिन दो वेक्टर है और दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों के बीच में एंगल है फाई। देखिए ये वाला एंगल फाई है। तो अगर ऐसा है तो उसका जो नेट फोर्स है, जो आर मतलब नेट फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट, आर फॉर रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो एकदम बीचों बीच से निकलेगा, दोनों के बीचों बीच से, मतलब एकदम ए वाला वेक्टर और आर के बीच में भी 5/2 एंगल होगा, और जो बी वाला वेक्टर है और जो नेट फोर्स है दोनों के बीच में 5/2 एंगल होगा, मतलब सेम एंगल होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो यही होता है एक बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर है। दूसरा कंसेप्ट क्या बताता है, अगर वो 90 डिग्री है, मतलब जो ये दो वेक्टर दोनों के बीच में अगर एंगल, मतलब जो हम डिस्कस किए थे फाई, अगर फाई 90 डिग्री है तब क्या होगा। तब यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेट कीजिए वो वाला जो फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे, √f1² + f2² + 2f1f2 cos फाई, उससे कैलकुलेट करेंगे तो फाई की जगह cos 90 आएगा। cos 90 आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये जो 2f1f2 cos फाई ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इससे आपका जो लास्ट एक्सप्रेशन आता है वो आता है ये वाला। अब ये एक्सप्रेशन तो आता है, ठीक है, और इसके बाद क्या आता है आप देख सकते हो, tan अल्फ़ा ये वाला कैलकुलेट कर सकते हैं और tan बीटा हम ये वाला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एंगल ये जो हो जाता है ये इसके बीच में अल्फ़ा एंगल होता है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर भी एक बीटा एंगल होता है। ठीक है, तो दो अलग अलग सेपरेट ट्राइंगल से आप tan अल्फ़ा tan बीटा निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट था और दो कंसेप्ट मिला के दो बेसिक कंसेप्ट्स बनता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और कंसेप्ट। अगर यहाँ पर सेम तरीके से पिछली बार क्या देखे थे, देखिए यहाँ पर दो फोर्स इक्वल नहीं था, अगर ये इक्वल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो दो फोर्स है मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द टू फोर्सेस, ये वाला, अगर ये दो इक्वल हो जाता है तब क्या होगा, तब देखिए क्या होता है, तब यहाँ पर ये इक्वल हो जाता है और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो तब क्या होगा, थोड़ा सा डायग्राम को नीचे ले आते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो अल्फ़ा बीटा होता है 45 हो जाता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है 45 हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक पॉइंट हम देखेंगे कि लास्ट में हम जो देखने वाले थे वो यहाँ पर शायद लिखा नहीं है कि दोनों के बीच, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पर R = √2 mod A और R = √2 mod B, क्योंकि A और B का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है, A और B का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा वाला रेट ले लेते हैं। हाँ, ये वाला मान लीजिए दो फोर्स है, नहीं ऐसा नहीं, ये वाला मान लीजिए ये वाला,
मान लो ये F1 है और ये F2 है, और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, समझ में आ ही रहा है, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मान लीजिए दोनों ही F है, ये भी F है और ये भी F है, तो इसके बीच से जो नेट फोर्स निकलेगा वो तो एकदम बीचों बीच से निकलेगा, मतलब ये वाला तो 45 होगा। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन मज़ेदार जो चीज़ है, ये आर का वैल्यू भी क्या होगा, आर का वैल्यू भी हम एकदम डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो क्या होगा, √2f। वो क्या होगा, √2f। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ये वाला कंसेप्ट को, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको भी, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिवाइंड कीजिए, समझ में बिल्कुल आएगा, 100% आने वाला है। नेक्स्ट आने वाला है एक और कंसेप्ट, जहाँ पर ये वाला कंसेप्ट मैं पहले ही बता दिया था। हाँ, ये एक फॉर्मूला आता है, ये आपको यूज़ करना पड़ता है, ये तो मैथ्स का फॉर्मूला है एक्चुअली, ठीक है। ये मैथ्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos थीटा, आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 - cos थीटा क्या होता है, वो भी आप याद रख लीजिएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 - cos थीटा, cos 2 थीटा, सॉरी, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी होता है और ये भी होता है, ये दो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। अब बेसिकली एक और जो कंसेप्ट आता है, हालांकि ये कंसेप्ट नहीं है, एक जस्ट कैलकुलेशन है, लेकिन ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है, ये वाला जो है ना, ये एक आपके पास एक क्वेश्चन बन रहा है जो बोर्ड्स में आता है, ठीक है। जो मैं आपको बता दूँ, ये डायरेक्ट बोर्ड्स में पूछा जाता है, ये कैलकुलेशन, ठीक है, जिसमें ये वाला जो मैं बताया था ना, एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अब इसमें आप इस फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बताता है कि देखिए ए और बी है और दोनों के बीच में एंगल फाई है और ए बी इक्वल है, ठीक है। उसको मान लीजिए एक्स, और उसका जो रिजल्टेंट वो बीच से निकलेगा, दोनों के बीच में बी और आर के बीच में एंगल 5/2 होगा और ए और आर के बीच में भी एंगल 5/2 होगा। ये तो समझ में आ रहा है, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ और आप भी पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर एंगल फाई हो गया है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है ए और बी, ये दोनों के बीच में एंगल तो फाई है, ठीक है। ये अगर बी है और ये अगर ए है। अच्छा, अब हम अगर आर निकालते हैं, आर को हम लिख लेते हैं, पहले जो फॉर्मूला लिखे थे, F1² + F2² + 2F1 F2 cos फाई, ये लिख लिए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ए की जगह x लिख लेते हैं और बी की जगह भी x लिख लेते हैं, क्योंकि हम मान लिए थे ना कि ए बी x था, तो x² + x², और ए बी की जगह भी x लिख लेते हैं, ये हो गया। अब इससे क्या आता है आपके पास, इससे दो मतलब ये आता है कि √2x², x² + x² क्या आ गया, 2x² प्लस यहाँ से आता है 2x², 2x × x 2x² और साथ ही साथ cos फाई। ये तो आपको दिख रहा होगा कि 2x² कॉमन जा रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 2x² कॉमन ले गए तो, और x² जब कॉमन लिया जाएगा मतलब 2x², ठीक है, तो ऐसा निकलेगा ना 1 + cos फाई। ये अब x² रूट से बाहर निकलेगा तो x आएगा, तो x बाहर आ गया और अंदर में क्या आ गया, 2 × 1 + cos फाई। अब हम उस फॉर्मूला का यूज़ करते जो यहाँ पर सीखा गया था। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था कि 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर ये 2 थीटा था तभी यहाँ पर थीटा होता। तो अगर, ठीक है, बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 2 थीटा था तभी हम इसको 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते थे। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर cos थीटा लिखोगे, थीटा, तब वो थीटा क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, मतलब 2 थीटा हाफ होके थीटा हो जाता है, तब थीटा हाफ होके क्या होगा, θ/2 होगा, मतलब यहाँ पर थीटा फाई हो गया है, मतलब समझ रहे हो आप। तो फाई क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और एक और 2 आएगा, मतलब 2 × 2, अब रूट के अंदर डबल है, डबल मल्टीप्लाई है, तो
वो रूट के बाहर जाके 1 हो जाएगा, मतलब 2x बाहर हो गया। और अंडर रूट में cos स्क्वायर 5/2 क्या होता है, cos 5/2। तो इससे जो निकल के आ रहा है वो r जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2x cos 5/2, ठीक है। और x की जगह आप a लिख सकते हो, ठीक है, x की जगह आप a लिख सकते हो, नहीं तो b भी लिख सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक जो है ना यहाँ पर, ये आपके पास एक क्वेश्चन बन रहा है ये वाला, और आपके पास यहाँ पर ये वाला, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है और ये बेसिक जस्ट कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है और एक जस्ट फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, जो फार्मूला में पहले भी बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस फार्मूला को अलग से नोट कर सकते हो। एक्चुअली ये मैथ्स में भी आता है, ठीक है, मैथ्स में आएगा एक्चुअली। अब मैथ्स में पढ़ भी चुके होंगे, क्लास 11th पे ही आता है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जस्ट उसका चैप्टर रेफ़र कीजिए, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आता है एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इस फार्मूला को देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ बाकी हुआ है, मैं उसको भी बता दूंगा। उसके अंदर क्या है आप देख सकते हो कि ये तो 2 हो गया, मैं बता दिया, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसका मेन कंसेप्ट कि ये Q1 Q2 सेम चार्ज से, सेम मतलब उसका बिहेवियर सेम है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, और बीच में अगर नेगेटिव रख रहे हैं तभी वो अनस्टेबल आ रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, सेम ही बात है, उसके लिए भी अनस्टेबल आएगा। और अगर उल्टा हो, अगर ये 2 पॉजिटिव हैं और दोनों के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, तब ये क्या होगा, स्टेबल होगा। देखो Q1 Q2 और पॉजिटिव एंड Q नॉट पॉजिटिव। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव हो गया है, तब भी तो स्टेबल होगा। बस वही बात यहाँ पर छूट गया था कि ये देखिए Q1 Q2 नेगेटिव है और Q नॉट पॉजिटिव है, तब ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि Q1 Q2 सेम चार्ज है लेकिन Q नॉट अलग है, तो ये अनस्टेबल आ गया। और Q1 Q2 अगर नेगेटिव है और Q नॉट भी नेगेटिव है, तब ये स्टेबल आएगा, ठीक है। तो बस इतना, अब इतना हम कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप कुछ पार्ट देख भी रहे होंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मतलब अमूमन इतना बड़ा वीडियो में नहीं डालता हूँ, लेकिन देख लीजिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें पढ़ाया गया है। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आपका हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल का पर्टिकुलर नोट्स का लिंक कॉपी करके आपको दे दूँगा, उसको डायरेक्ट क्लिक करके आप उस चैनल का पर्टिकुलर उस नोट्स में पहुंच जाओगे, तो आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स और थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अपकमिंग जो भी मेरा कंटेंट है वो इसी हिसाब से आएगा, तो मैं ज़्यादा ही दे दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस नोट्स को एडवांस पढ़ सकते हो, और जस्ट आप इसको जब हमारा वीडियो आएगा उससे समझ सकते हो, तो और ज़्यादा आप क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।